हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 पे हम बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने आर्टिकल 352 पे चर्चा कर ली थी। दोस्तों, राष्ट्रपति जो राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाता है, जिसे साधारणतः राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत लगता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन? आर्टिकल 356 के तहत। दोस्तों, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? क्या कारण होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है? तो इसका एक मुख्य कारण होता है कि अगर उस किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, ये राष्ट्रपति शासन लगाने का मुख्य कारण होता है। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी उस राज्य का शासन अगर संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है सामने कि दिल्ली के अंदर बैठे राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या उस किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है? तो दोस्तों, आपको पता है कि केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। इस गृह मंत्रालय के अंदर बहुत सारे विभाग है और उनमें एक विभाग आता है राज्य विभाग। कौन सा विभाग? राज्य विभाग। ये जो राज्य विभाग होता है, उसके पास प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर 15 दिन के अंदर अपनी एक रिपोर्ट भेजता है। कितने दिन में भेजता है रिपोर्ट? 15 दिन के अंदर, यानी महीने के अंदर 2 बार। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल गृह मंत्रालय का जो राज्य विभाग है उसके पास भेजता है कि मेरे राज्य के अंदर वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या मेरे राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसकी रिपोर्ट प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर 15 दिन में केंद्र का जो गृह मंत्रालय है उसके राज्य विभाग के पास भेजता है। तो इससे राष्ट्रपति को यह पता चल जाता है कि कौन से राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल है, कौन से राज्य के अंदर शासन संविधान के अनुसार चल रहा है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि किसी राज्य के अंदर, मान लो किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? क्या जरूरी है उस राज्य में? अगर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया तो होने दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए जवाब आता है, हमें मिलता है आर्टिकल 355 में। कौन सा आर्टिकल हमें ये जवाब देता है इस क्वेश्चन का? आर्टिकल 355 देता है। क्यों देता है? क्योंकि आर्टिकल 355 में ये प्रावधान किया गया है, यानी आर्टिकल 355 में संघ सरकार के जो दायित्व है वो बताए गए। संघ सरकार के दायित्व। दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहीं से भी पूछा जा सकता है कि संघ सरकार के दायित्व किस आर्टिकल में बताए गए हैं? आर्टिकल 355 के अंदर। अब बात आती है कि संघ सरकार के कौन कौन से दायित्व बताए गए हैं? तो मुख्यतः 3 दायित्व बताए गए। कौन सा? कि संघ सरकार राज्यों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगी, बाह्य
आक्रमण से रक्षा करेगी। दूसरा, संघ सरकार राज्यों के अंदर आंतरिक शांति बनाए रखेगी। और तीसरा, संविधान की पालना सुनिश्चित करेगी। आर्टिकल 355 में क्या बताया गया है? संघ सरकार के दायित्व बताए गए कि संघ सरकार का ये कर्तव्य है कि वो राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करें, राज्यों के अंदर आंतरिक अशांति बनाए रखें और संविधान की पालना सुनिश्चित करें। यहां से ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में क्यों लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो ये जो तीसरा कर्तव्य है इस आधार पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान की पालना सुनिश्चित करना यानी ये निश्चित करना कि किसी राज्य के अंदर शासन है वो संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं, या वो राज्य संविधान का पालन कर रहा है या नहीं, ये कर्तव्य किसका बन रहा है? संघ सरकार का बनता है। इसलिए संघ सरकार यानी राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 355 के अलावा आर्टिकल 365 की बात करते हैं। ये भी एक कारण है राष्ट्रपति शासन लगाने का। आर्टिकल 365 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, कोई कार्य करने के लिए निर्देश दे सकती है। अगर वो राज्य संघ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, यानी वो राज्य उस राज्य का शासन है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल 365 के अंदर क्या बताया है? संघ सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। यानी जब हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की, तो इसके साथ ये जो आर्टिकल 355 है और आर्टिकल 365 है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्टिकल 355 जो संघ सरकार के दायित्व बताते हैं और संघ सरकार के दायित्व 3 दायित्व बताए गए हैं: बाह्य आक्रमण से रक्षा, आंतरिक शांति बनाए रखना, संविधान की पालना सुनिश्चित करना। आर्टिकल 365 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार होगी वो राज्यों को कोई कार्य करने के लिए निर्देश दे सकती है और अगर राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये तो बात हुई आर्टिकल 356 से संबंधित कुछ बातें, यानी राष्ट्रपति शासन से जुड़ी हुई ये बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि ये राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होगा। राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाना है तो कैसे लगाए? तो इसके 2 कारण। पहला कि अगर उस राज्य का, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, अगर उस राज्य का राज्यपाल लिखित रूप में राष्ट्रपति को यह सूचना देता है कि मेरे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रीय आपात का राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। पहली बात कौन सी आती है कि उस राज्य का राज्यपाल लिखित रूप में
राष्ट्रपति को सूचना दे कि मेरे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। दूसरा कौन सा तरीका है? देखो दोस्तों, राज्यपाल अगर लिखित में सूचना नहीं देता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो किस कंडीशन पर? अगर राष्ट्रपति को ये स्वयं को ये आभास हो जाता है, समाधान हो जाता है कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कौन सा है दूसरा तरीका? राष्ट्रपति को स्वयं को ये समाधान हो जाता है, आभास हो जाता है कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये दो तरीके हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की। अब मान लो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी राष्ट्रपति शासन की, और जिस दिन घोषणा करेगा राष्ट्रपति शासन की जिस दिन घोषणा करेगा, उस घोषणा के एक माह के अंदर, 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है। कितने माह के अंदर? 2 माह के अंदर। आपने राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 जब पढ़ रहे थे तब आपने देखा था कि जिस दिन राष्ट्रपति घोषणा करता है उसके 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन में क्या देख रहे हैं कि जिस दिन घोषणा करता है उसके 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। या हम ये कहें कि राष्ट्रपति शासन संसद की अनुमति के बिना 2 माह तक जारी रह सकता है। 2 माह के अंदर अगर संसद अनुमति दे देती है तो वो अगले 6 माह के लिए जारी रह सकता है। संसद ने एक बार अनुमति दी तो वो कितने महीने तक जारी रह सकता है? 6 माह तक जारी रह सकता है। दूसरी बात, अगर अनुमति दे दी 6 माह तक जारी रह सकता है। इस प्रकार हम 6 माह करके अधिकतम 1 वर्ष तक इसे लागू कर सकते हैं। कितने वर्ष तक? अधिकतम 1 वर्ष तक। अब आपके सामने सवाल ये होगा कि इसको तो 3 साल तक लागू किया जा सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों। इसको क्या है, संसद के द्वारा अनुमति लेकर 1 वर्ष तक अधिकतम लगा सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन ऐसी हैं, वो अगर कंडीशन होती है तो इसे अधिकतम 3 वर्ष तक भी लगाया जा सकता है। वो 2 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन ये कि अगर उस समय देश के अंदर आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो इसे 3 वर्ष के लिए भी लगाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगर देश के अंदर आर्टिकल 352 लगा है यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, आपको पता है कि आर्टिकल 324 के तहत जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। अगर वो निर्वाचन आयोग
लिखित रूप में ये दे देता है कि इस वक्त चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अदरवाइज इसको अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है? 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा लिखित स्वीकृति, यानी राष्ट्रपति जिस दिन घोषणा करेगा राष्ट्रपति शासन की, उसके अगले 2 माह तक ये लागू रहेगा। 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी। संसद ने एक बार अनुमति दे दी तो वो फिर 6 माह के लिए जारी रहेगा, और इस प्रकार 6 माह करके हम इसको अधिकतम 1 वर्ष तक जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 कंडीशन हो जाती है कि भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है या निर्वाचन आयोग लिखित रूप में ये कह देता है कि अभी चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो इसको अधिकतम 3 वर्ष तक जारी रख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, फिर पंजाब में 5 वर्ष क्यों लगाया गया था? तो दोस्तों, पंजाब के अंदर ये एक आतंकवाद जो है, आतंकवाद जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी थी, यानी आतंकवाद जैसी घटनाएं चरम सीमा पर थी। तो उस परिस्थिति को देखते हुए संविधान में कई बार अमेंडमेंट भी किए गए थे, और इसे पहले 4 वर्ष फिर 5 वर्ष इस प्रकार से बढ़ाया गया था। तो ये केवल पंजाब के अंदर हुआ था, विशेष परिस्थितियों के अंदर। बाकी इसको अधिकतम 1 वर्ष, अगर ये 2 प्रकार की कंडीशन होती है तो इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अब बात आती है कि यानी पंजाब, इसी के साथ हम बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको सर्वाधिक कहां पर लगाया गया है, सबसे लंबी अवधि तक कहां पर लगाया गया है, सबसे कम अवधि के लिए कहां पर लगाया गया है। तो दोस्तों, सबसे लंबी अवधि के लिए पंजाब के अंदर लगाया गया 1984 से 89 तक। कब? 1984 से 89 तक 5 वर्ष इसको लागू रखा था पंजाब के अंदर। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भी पंजाब के अंदर ही लगाया गया था सन 1951 के अंदर। 20 जून 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगाया गया था, और सबसे लंबी अवधि के लिए भी पंजाब में लगाया गया था। अब बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रपति शासन है, इसको सबसे कम अवधि के लिए, यानी न्यूनतम अवधि अगर पूछे तो इसमें आएगा कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर मात्र 7 दिन इसे लगाया गया था। कितने दिन? मात्र 7 दिन के लिए इसे लगाया गया था। यानी ये जो राष्ट्रपति शासन जो है, इसको सबसे पहले कहां लगाया गया था? पंजाब के अंदर लगाया गया था 1951 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सबसे लंबी अवधि तक कहां लगाया गया? पंजाब में लगाया गया था, और न्यूनतम अवधि के लिए कर्नाटका में लगाया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अधिक बार इसे कहां लगाया गया? सबसे अधिक बार तो दोस्तों मणिपुर में इसे 10 बार लगाया गया है। सबसे अधिक बार कहां लगाया गया? मणिपुर में 10 बार लगाया गया। सबसे पहले पंजाब में, सर्वाधिक अवधि के लिए पंजाब में, न्यूनतम अवधि के लिए कर्नाटका के अंदर 7 दिन, और सबसे अधिक बार मणिपुर में 10 बार। अब बात दोस्तों करते हैं कि ये जो राष्ट्रपति शासन है, ये राजस्थान में कितनी बार लगा है? राजस्थान के अंदर कितनी बार लगा है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो शासन है, यानी आर्टिकल
356। राजस्थान में इसका कितनी बार प्रयोग किया गया है? 4 बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार? 4 बार प्रयोग किया गया है राजस्थान में। कब कब किया गया है वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था 1967 के अंदर। कब किया गया था? 1967 के अंदर। जब 1967 में इसका प्रयोग किया गया था, उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल है वो थे संपूर्णानंद। कौन थे राज्यपाल? संपूर्णानंद। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। उन्नीस सौ 1967 में जब राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद और जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। इसके बाद सन 1977 में लगाया गया था और 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल के जो राज्यपाल थे वो थे वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। इसके बाद जो तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1980 के अंदर। कब लगा था? 1980 में। और जब 1980 में लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री कौन थे? बहरोज शेखावत। बहरोज शेखावत। चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में वो लगा था 1992 के अंदर। उस समय जो बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था उसको लेकर लगा था और ये 1992 में जो लगा था वो लगभग 1 वर्ष तक रहा था। 1992 में जब लगा था उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे राजस्थान के राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर एम चेन्नारेड्डी। एम चेन्नारेड्डी। और मुख्यमंत्री बहरोज शेखावत ही थे। बहरोज शेखावत के काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1980 और 1992 में। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं। पहली बार लगा था 1967 के अंदर। राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद जी थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। दूसरी बार 1977 में लगा था और उस समय राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी जी थे और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1980 में लगा था और उस समय राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक जी और जो सीएम थे वो बहरोज शेखावत थे। अंतिम बार लगा था 1992 के अंदर। उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चेन्नारेड्डी थे और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? बहरोज शेखावत थे। बहरोज शेखावत के काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो इस प्रकार से राजस्थान में 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लग जाता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों? जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लगता है तो उस राज्य की जो सरकार है, मैं बात करता हूं मान लो राजस्थान की। अगर राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा राजस्थान में, राजस्थान की जो सरकार है इसको हटा दिया जाएगा।
राजस्थान के अंदर जो सरकार है इसको हटा दिया जाएगा और राजस्थान की जो विधानसभा है इसको निलंबित या भंग किया जा सकता कर दिया जाता है। दोस्तों इसको कितने समय के अंदर यानी विधानसभा को कितने समय में भंग किया जाएगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि 2 माह के अंदर इसे निलंबित या भंग कर दिया जाता है। तो जैसे ही किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है उस राज्य की सरकार को हटा दिया जाता है और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उस राज्य का राज्यपाल जो होता है वो शक्तिशाली हो जाता है और वो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। तो क्या बताया है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है जिस राज्य में लगता है उस राज्य की सरकार राष्ट्रपति शासन लगते ही हट जाती है, वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और वहां का जो राज्यपाल होता है वो शक्तिशाली हो जाता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस समय उस राज्य का बजट तैयार कौन करेगा, उसको पारित कौन करेगा, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो उस राज्य का जो बजट होता है वो बजट केंद्र का जो वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री उस राज्य का बजट बनाता है और उस बजट को फिर संसद पारित करती है। जिस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है उस राज्य का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री तैयार करता है और फिर उसे संसद पारित करती है। तो दोस्तों हमने राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 पे बात की है और इसमें हमने देखा है कि जब राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वो किस आधार पे लगाया जाता है, यानी उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगाया जाता है। संवैधानिक तंत्र विफल है इसका पता कैसे चलता है, क्योंकि राज्यपाल हर 15 दिन के अंदर जो गृह मंत्रालय का विभाग है राज्य विभाग उसको अपनी रिपोर्ट से होता है, उसके आधार पर पता चल जाता है। फिर हमने देखा था आर्टिकल 355, आर्टिकल 365 और इसके बाद हमने बात की थी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां की सरकार क्या हटती है या नहीं हटती है। इसके बाद हमने बात की कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उस राज्य का बजट कौन बनाता है, कौन उसे पारित करती है। तो ये थी राष्ट्रपति। इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि ये जो राष्ट्रपति शासन है यानी आर्टिकल 356 इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। यानी राष्ट्रपति शासन नाम की जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, या हम ये कहें कि आर्टिकल 356 है, इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। कब होता है ये दुरुपयोग? जब सेंटर के अंदर दूसरी पार्टी की सरकार होती है और स्टेट के अंदर दूसरी पार्टी की सरकार होती है। ऐसा हुआ भी है। आप देखोगे कि 1967 के अंदर 1967 के अंदर सरकार थी इंदिरा गांधी की। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। और उस समय भारत के 8 राज्य ऐसे थे जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार थी। कैसी सरकार थी? गैर कांग्रेसी।
सरकार थी। यानी यहाँ पर ऐसे 8 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और सेंटर में इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी ने इन 8 राज्यों के अंदर आर्टिकल 356 लगा दिया गया, और किसी भी राज्य की, यानी इन 8 राज्यों में से किसी भी राज्य की सरकार को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया था। ये बात थी 1967 की। तो इसके बाद बात आई 1977 की, और सरकार बनी मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई की आप जानते हैं कि ये कोई कांग्रेसी नहीं है। उस समय भारत के अंदर 9 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। तो मोरारजी देसाई ने इन 9 राज्यों के अंदर आर्टिकल 356 का प्रयोग किया, किसी भी राज्य की सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। तो दोस्तों, हम जब आर्टिकल 356 पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ था। और इसी से संबंधित एक वाद भी आया था 1994 का, एक वाद है SR बॉम्बे वाद। कौन सा वाद? 1994 का एक वाद है SR बॉम्बे वाद। दोस्तों, ये जब वाद आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद की सुनवाई करते हुए निर्णय यही दिया था कि राज्यपाल किस आधार पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यानी राज्यपाल किस आधार पर राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, राज्यपाल जिस आधार पर सिफारिश करता है उस आधार की क्या की जाएगी? न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। और एक आपने आयोग के बारे में सुना होगा, सरकारी आयोग था, उसने भी 1987 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि आर्टिकल 356 है, इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए, जब चाहे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अंतिम विकल्प के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 356 जिसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ था, उससे संबंधित ये SR बॉम्बे वाद आया था। सरकारी आयोग जिसने ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1987 में और कहा था कि इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में हमें करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में, यानी आर्टिकल 56 जिसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के। तो हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, और आपातकालीन शक्तियों के अंदर हमने आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ा था। इसके बाद आज हमने आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की जो आर्टिकल 360 में जो पावर मिली है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की, उसको देखते हैं। यानी आर्टिकल 60 वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। यह राष्ट्रपति की पावर है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कब लगाया जाता है? जब देश की
आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक शॉक खराब हो जाए दोस्तों हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 360 जिसके तहत वित्तीय आपातकाल पढ़ रहे हैं। वित्तीय आपातकाल देश में कब लगाया जाता है? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, देश कनपिसा न बचे, या देश की आर्थिक शाख गिर जाए। शाख का मतलब क्या है? हम अक्सर ऐसे सुनते हैं कि उस देश की करेंसी है वो डाउन हो गई, उस देश की करेंसी कमजोर होगी। तो देश की जब करेंसी कमजोर हो जाती है, यानी देश की आर्थिक स्थिति जब खराब हो जाती है, उस समय राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आर्टिकल 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ये तो हो गई पहली बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसको किस प्रकार से लगाया जाता है? तो सेम राष्ट्रीय आपातकाल वाला ही तरीका है। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा उसके से अगले 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी, और अगर 1 माह के अंदर संसद अनुमति नहीं देती है तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर 1 माह के अंदर संसद अनुमति दे देती है तो वो अगले 6 माह तक जारी रह सकता है। और इस प्रकार हम 6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, तीनों जो आपातकाल है उन पर राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ा, उसमें क्या कहा गया था? 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी है और 6 माह करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। यही बात हम वित्तीय आपातकाल के अंदर पढ़ रहे हैं कि 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसके बाद 6 माह करके इसको अनिश्चित काल तक जारी रख सकते हैं। लेकिन हमने राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 में ये पढ़ा था कि घोषणा के 2 माह बाद यानी 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी, फिर इसको अधिकतम 6 माह करके 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और 2 अगर शर्तें लागू होती है उस समय तो उसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो थोड़ा सा अंतर है। वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल में तो सेम प्रक्रिया होती है, जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन के अंदर थोड़ी सी प्रक्रिया के अंदर चेंज आता है। तो इनको इस प्रकार से याद रखना है। तो जब वित्तीय आपातकाल कैसे लगाएंगे? राष्ट्रपति जिस दिन घोषणा करेगा उससे अगले 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी है। संसद एक बार अनुमति दे देगी तो वो 6 माह तक जारी रहेगा, और इस प्रकार हम 6 माह करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों जिस वक्त वित्तीय आपातकाल लागू होता है उस समय राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना नहीं लाया जा सकता। राज्य विधानसभा में बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना उस समय राज्य विधानसभा में विधेयक नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा जब दोस्तों देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगा होता है उस समय
न्यायाधीश सहित सभी कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं, भत्ते में कटौती की जा सकती है। न्यायाधीशों सहित सभी कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं इनमें कटौती की जा सकती है। यानी वित्तीय आपातकाल के समय न्यायाधीशों को भी अलग नहीं रखा जाता, उनके वेतन भत्ते भी काटे जाते हैं। जबकि अन्य कोई कारण से जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, उस समय कर्मचारियों के वेतन काटे गए थे, लेकिन न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की गई थी। लेकिन वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो न्यायाधीशों से सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते काटे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनके वेतन भत्ते में भी कटौती होती है। तो आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो या आर्थिक साख गिर जाती है, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल जब लगा होता है उस समय न्यायाधीशों सहित सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। और चौथी बात जो इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये हमारा देश का सौभाग्य है कि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। यानी भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ये हमारे देश का सौभाग्य है। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आज पढ़ ली है, क्योंकि हमने शक्तियों को 2 भागों में बांटा था, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को हमने 6 भागों में बांटा था, जिनको एक एक करके पढ़ लिया था। और आपातकालीन शक्तियां जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। तो राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। बाकी बातें राष्ट्रपति से संबंधित हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।